हेलो दोस्तों। तो आईक्यू ज्ञान में स्वागत है आपका। आज जो हम द हिंदू एडिटोरियल और जो उसका हिंदू का एनालिसिस देखेंगे आज 13 जून का। तो ये वीडियो पूरा हिंदी में है। अगर आपको ये कल हमने इंग्लिश में अपलोड किया था, तो अगर आपको जैसा लगे इंग्लिश में चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में वीडियो पसंद है, तो उस हिसाब से हम उस वीडियो को बना लेंगे। तो आज जो है हम बेसिकली कुछ 4-5 न्यूज़ देखेंगे द हिंदू पेपर का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपका यूपीएससी को लेकर के, और साथ ही साथ एक एडिटोरियल भी है इसमें, जो एजुकेशन को लेकर के है। तो उन सारे को हम देखेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस वीडियो को, इस चैनल को, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला जो हमने न्यूज़ लिया है यहाँ पर वो है आपका सीएम अनवेल्स मुंबईज न्यू फ्लड वार्निंग सिस्टम, कॉल्स इट है बूम। तो एक फ्लड वार्निंग सिस्टम जो है कल इनॉग्रेट हुआ था महाराष्ट्र में, मुंबई के लिए। तो ये जो है बेसिक इसका नाम रखा गया है आई फ्लोज मुंबई। तो ये जो है बेसिकली वार्निंग सिस्टम हम समझ सकते हैं। तो ये जो आपका आर्टिकल है आपका GS3 पेपर 3, जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप दे सकते हैं जैसे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है उसमें प्री डिजास्टर पोस्ट डिजास्टर जो है, तो प्री डिजास्टर जो एक वार्निंग सिस्टम है उसके में आप दे सकते हैं कि सब्जेक्ट में आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि कहाँ पे केस स्टडी देने के लिए। तो मुंबई जो है अभी में इसको इंस्टॉल किया गया है, और भी ऑलरेडी चेन्नई में इसको इंस्टॉल किया जा चुका है पहले। तो ये जो है कल इनॉग्रेट हुआ। इसको बेसिकली बनाया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट, और साथ ही साथ मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC ने, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है मुंबई के लिए, क्योंकि ये मुंबई स्पेसिफिक है, तो इसीलिए यहाँ पे BMC का साथ लिया गया है। इसमें बेसिकली जो डिफरेंट मॉड्यूल्स है कि डेटा वो एसिमुलेट करेगा, डेटा जो प्रीवियस डेटा, जो बाकी जो डेटा आ रहा है IMD से, और बाकी जो डेटा उसको इंटीग्रेट करेगा। फ्लड का मॉड्यूल है इसमें। इनंडेशन, जो मान लीजिए इनंडेशन होता है फ्लड के कारण से, रिवर के कारण, उसको देखेगा। वनरेबिलिटी मॉड्यूल है, कितना वनरेबल है जो फ्लड आने वाला है या फ्लड जो आया है। रिस्क मॉड्यूल, रिस्क उसको असेस करेगा, रिस्क बताएगा। और डिसिमिनेशन मॉड्यूल जो इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट करेगा एक तरह से। तो बेसिकली डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट बनाया गया है सेपरेटली, फिर इसको इंटीग्रेट करके ये एक बनाया गया है। तो वार्निंग सिस्टम का एडवांटेज क्या है? बेसिकली कहीं भी अगर आप सुनामी वार्निंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया, यहाँ देखिए अब सुनामी के बारे में बताया गया, सुनामी वार्निंग सिस्टम। उसके बाद फ्लड वार्निंग सिस्टम है आपका, साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो अभी ईस्टर्न कोस्ट पे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आया था आपका साइक्लोन, और आगे भी आते रहता है जो, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक अच्छा वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। इस बार भी प्रिडिक्शन काफ़ी एक्यूरेट था। तो ये जो वार्निंग सिस्टम बेसिकली, अगर कहीं भी आए आपको कोई भी वार्निंग सिस्टम हो, उसके बारे में सवाल है, उसका एडवांटेज आए, तो आप ये लिख सकते हैं कि वो जो है बेसिकली वार्निंग एक देता है वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ की पब्लिक को। तो वार्निंग जो है, आपको वार्निंग से क्या मतलब आपका, कि अगर वार्निंग आपको मिल रहा है तो आप संभल जाइए। तो कुछ गलत, कुछ है ना, घटना होने वाली है, आप संभल जाइए। तो ये इसी तरह से एक वार्निंग है। ये जनरली इसमें केस में क्या है, 72 आवर्स पहले, 3 दिन पहले ये वार्निंग दे दी जाएगी इसमें, कि फ्लड आने वाला है, कितना इंटेंसिटी का फ्लड होगा, रेन कितना होगा। उस बेसिस पर आपको जो है गवर्नमेंट को एक टाइम मिलेगा, 3 दिन का और ज़्यादा दिन का, कि वो वहाँ के लोगों को प्रिपेयर कर पाए, जो उस लो लाइंग एरिया में है वहाँ से उनको निकाल पाए, उनको सुरक्षित जगह पे रखा जा सके, ताकि जो जान माल के, जो लोग का नुकसान है, जो डेथ है, उसको कम किया जा सके। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी, अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पे उसको रोका जा सके, उसको है ना कुछ सेट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वार्निंग सिस्टम होने से एक गवर्नमेंट को, स्टेट को हेल्प कर सकता है, जो प्री डिजास्टर जो होता है एक तरह से, उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो विल इनहेंस द रेजिलियंस जो है वहाँ पे इनहेंस करेगा, वहाँ का जो आपका जो बचाव का है वो उसको इनहेंस करेगा। सिटी बाय प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग दे दिया जाएगा कि हाई रेनफॉल के केस में भी, साइक्लोन जैसे अभी निसार का साइक्लोन आया था, तो इस केसेज में आपको एक पहले इंटीमेशन दे दिया जाएगा कि भाई ये चीज़ है, आप इसको अपना स्टेट को प्रिपेयर कर ले, सिटी को प्रिपेयर कर ले। फ्लड इंडेंटेशन इन 3 days इन एडवांस, तो मैंने जैसे कहा 72 आवर्स पहले, 3 दिन पहले उसको बता दिया जाएगा। तो 3 दिन का आपको एक टाइम पीरियड मिल सकता है। ऐसा पहले भी, जैसे मैंने कहा, चेन्नई में ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसको डेवलप करके इंस्टॉल किया जा चुका है।
तो ये आपका जो है पेपर 3 में आप अगर या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के आए कि क्या करना चाहिए, हमें वे फॉरवर्ड क्या है, तो आप इसकी एग्जांपल इसको दे सकते हैं कि आईफ्लोज जैसे हमने इंस्टॉल किया है, चेन्नई में से इंस्टॉल है। और एक जो जीता जागता एक अच्छा एग्जांपल आपका सुनामी का, जो 2004 में सुनामी आया था, उसके बाद इंडिया ने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है आपका इंस्टॉल किया है, जो कि काफी पॉपुलर है। और बाकी डिफरेंट जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को भी ये अलर्ट करने के काम आता है, आया है पहले भी। तो ये चीज आप इसको है ना, इस केस में भी आप आईआर से भी जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से, कि वार्निंग सिस्टम से हम बांग्लादेश को, जैसे हमने अभी साइक्लोन के लिए इंटीमेट किया, जो आपका अम्फन सिप साइक्लोन आया था, तो एक इंटरनेशनल रिलेशन भी जो इंडिया का उसके नेबरहुड के साथ, वो उसको इनहेंस करता है, उसको मजबूत करता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ आईआर, तो एसएनटी एंड आईआर, तो इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कैसे हम साइंस टेक्नोलॉजी को यूज करके इसमें और भी, जैसे हमने जो सैटेलाइट इंडिया ने बनाया था, वो न सार्क नेशन को उसने न यूज करने के लिए दिया। तो ये सारी चीजें आप यहाँ भी आप डाल सकते हैं। तो आपको एक ब्रॉडर व्यू रखना है कि हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं इस चीजों को। तो पेपर 2 में आप आईआर में यूज कर सकते हैं, और पेपर 3 में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी में आप यूज कर सकते हैं। तो अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट जो आपका न्यूज है लोनार लेक को लेकर के, ये आप काफी दिन से देख रहे होंगे। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये लेक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो लेक है, इसका जो पानी है आप देख सकते हैं, ये जो सफेद नील होता है, जो कलरलेस ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट, वो लाल हो चुका है, पिंक हो चुका है। तो इसको लेकर के एक साइंटिस्ट में काफी है ना उतार चढ़ाव है कि भाई कैसे ये पिंक हो गया, रीजन क्या है इसके पीछे। तो ये लेक जो है बेसिकली हम इसको देखते हैं, ये बेसिकली आपका महाराष्ट्र में है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये काफी पॉपुलर लेक है, एक ना टूरिस्ट स्पॉट भी, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में लोग ना सेल्फी ले रहे हैं। तो ये एक ना टूरिस्ट स्पॉट भी है, और साइंटिस्ट को भी काफी अट्रैक्ट करता है। ये लेक जो बेसिकली फॉर्म हुआ था एक नेचुरल लेक की तरह है। ये मेटेओराइट जो आते हैं, आपका जो मेटेओर जो पार्टिकल्स हैं स्पेस से, वो जब फॉल करते हैं इंडिया में, कुछ पार्टिकल जो है, बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, वो आपका एयर में, एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो है वो आपका जमीन पे अर्थ को टच करते हैं, तो एक बड़ा सा क्रेटर जो है आपका, वो बनाते हैं यहाँ पर। तो ये क्रेटर जो बनता है, तो ये एक तरह से लेक, वहां पे जब पानी भरता है तो फिर वो लेक का रूप ले लेता है। उसी तरह से ये लेक है जो मेटेओराइट से बना, तकरीबन 50,000 साल पहले, तो काफी पुराना लेक है, और काफी है जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। जियो हेरिटेज इसको रखा गया है, जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है ये। जियो हेरिटेज का इसको हम देखेंगे अभी जस्ट नीचे। और ये सेंचुरी के अंदर में है, और इसका जो कुछ रीजन्स अभी पता नहीं चल पाया है, डॉक्टर साइंटिस्ट जो उसको सैंपल्स लेके गए हैं, कुछ पॉसिबल रीजन बताया गया है इसमें कि एल्गी के कारण हो सकता है, सेलिनिटी के कारण हो सकता है, इंक्रीज किया हो। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में देखते हैं नीचे, कुछ नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है। तो प्रोबेबल रीजन जो कहा जा रहा है, एक तो एल्गी ब्लूम। एल्गी ब्लूम जो क्या होता है, आप इन्वायरमेंट लेक्चर्स में पढ़ा होगा। तो बेसिकली क्या, एल्गी का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है वहां पे, अगर ना आपका न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन, वो अगर इंक्रीज करता है किसी पानी में, तो वहाँ एल्गी जो है ज्यादा इंक्रीज करते हैं, वहां पे एल्गी पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाता है। उस केस से क्या होता है, जो एक एल्गी ब्लूम हम कहते हैं उसको, इसके कारण पानी में काफी चेंजेस आते हैं, और उसमें से एक जो चेंज है आपका, वो डिस्कलरेशन, पानी का कलर चेंज हो जाता है, बहुत बार रेडिश हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। दूसरा जो कारण बताया जा रहा है आपका, वो है कि सेरेनिटी बदल गया होगा, इसका सेरेनिटी ज्यादा चेंज हो गया होगा। ये किस कारण से, कि इवेपोरेशन के कारण से हो सकता है सेरेनिटी जो है इस लेक में काफी इंक्रीज हो गई होगी, जिसके कारण से इसका कलर जो है पिंक हो गया। तीसरा जो इसका कारण बताया जा रहा है, वो बायोलॉजिकल चेंज बताया जा रहा है। बायोलॉजिकल चेंज मतलब कि लॉकडाउन फेज में, जैसे कि काफी दिनों तक जो है यहाँ पर ना कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ लेक में, कुछ लोग नहीं आए, कुछ है ना चेंजेस नहीं आया, तो इस कारण से हो सकता है रहे रहे उसमें कुछ बायोलॉजिकली है ना वो कलर जो है उसका लाल हो गया हो। तो ये तीन अभी जो है अभी प्रिज्यूम कर रहे हैं साइंटिस्ट, बट अभी तक इसका कोई सही जो रिजल्ट नहीं है, इसको अभी सैंपल के लिए लेके गया गया है। और दूसरी जो हम बात कर रहे थे, ये जियो हेरिटेज साइट है। तो जियो हेरिटेज साइट बेसिकली क्या होता है कि जो एक जियोलॉजिकल फीचर कैसे है ये, जो कि मेटेओराइट से वहाँ पे क्रेटर्स के नेचुरल रेक बना है, तो इसीलिए वो जियोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट है मेटेओर का सैंपल देखने के लिए, कि मेटेओर बाहर के जो स्पेस में जो मेटेओर का क्या यूज होता है, मेटेओराइट का, कि भाई हम उससे अंदाजा ला सकते हैं कि भाई स्पेस में जो पार्टिकल्स हैं वो उनका कंपोजिशन क्या है, वो कैसे हैं। तो इसी कारण से ये जियोलॉजिकल, और साथ ही साथ उससे जो हम अर्थ के नीचे का भी जो है हमें पता चल पाता है उस चीजों से।
तो ये जियोलॉजिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको भी जियो हेरिटेज करार किया गया है, जो कि जियोलॉजिकल फीचर है इसीलिए, और कल्चरली भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ऑफरिंग इंसाइट इनटू अर्थ इवोल्यूशन कैसे, क्योंकि जो स्पेस में जो पार्टिकल्स है उसी तरह से अर्थ भी उससे बना है, तो वो मेटेओराइट से जो है हम अर्थ का इवोल्यूशन भी पता लगाते हैं बहुत बार। अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी देखेंगे, पढ़ रहा होगा लेक्चर आपने, तो उसमें आपको कुछ इसमें हिंट मिल जाएगा। और ये इसको देखता कौन है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इसको बेसिकली मेंटेन करती है, आइडेंटिफाई करती है और प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि आपका जो वाइल्ड लाइफ के लिए आपका अलग है ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसी तरह से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये जियोलॉजिकल हेरिटेज के लिए काम आती है। जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को देखे देखती है, उसी तरह से इंडिया में जियो हेरिटेज साइट के लिए, नेशनल जियो हेरिटेज साइट के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये लोकेशन, इसका मैप लोकेशन आपको ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मुंबई महाराष्ट्र है, तो ये समुद्र तट से आप देख सकते हैं, थोड़ा ये डिस्टेंस पे लोनार लेक है। डिस्ट्रिक्ट हमने देखा मुंदलाराम डिस्ट्रिक्ट। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले न्यूज़ पे। ये बेसिकली एडिटोरियल आर्टिकल है, स्ट्रीम्ड एजुकेशन इज डाइल्यूटेड एजुकेशन। तो बेसिकली इसमें जो है आपका स्ट्रीम्ड एजुकेशन, आप टाइटल समझ सकते हैं। तो जो स्ट्रीमिंग होती है, जो हम देखते हैं अभी ऑनलाइन एजुकेशन का जो है, गवर्नमेंट जो बोल रही है स्कूल्स में, क्योंकि लॉकडाउन है, क्लासेस नहीं चल रहे हैं, तो एक ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस चलाई जा रही है स्कूल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसको न जो स्ट्रीमिंग होती है एक तरह से हम कहते हैं, जैसे यूट्यूब लेक्चर्स आप कर सकते हैं। तो इसको न इस ऑथर ने, अश्विन जयंती ने क्रिटिसाइज किया, इसका एक निगेटिव पॉइंट रखा है, निगेटिव साइड रखा है कि कैसे ये जो है नॉर्मल एजुकेशन को जो है उसको डाइल्यूट कर रहा है। तो इसी पर ये एडिटोरियल है बेसिकली, कि स्ट्रीमिंग एजुकेशन और जो नॉर्मल एजुकेशन, क्लासरूम एजुकेशन होता है, वहाँ पे क्या अंतर है और कैसे वो बेटर है क्लासरूम एजुकेशन। तो ये जो न्यूज़ है बेसिकली रिवॉल्व करता है आपका, जो यूजीसी ने बेसिकली सर्कुलर निकाला है यूनिवर्सिटीज़ को, कि वो जो मासिव ऑनलाइन, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसको बढ़ावा दे स्वयं प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उसके थ्रू जो लोग स्टूडेंट्स लेक्चर्स ले रहे हैं उनको कुछ क्रेडिट पॉइंट दिया जाए, उसके बेसिस पर उनको एसेस किया जाए, उनका रिजल्ट दिया जाए, उनको पास किया जाए, फेल किया जाए। तो ये चीज़ यूजीसी ने भी रिसेंटली कहा है, क्योंकि कोविड है, स्कूल कॉलेजेस खोल पाना मुश्किल हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। अभी भी आप देखिए अनलॉक 1 में भी जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं उसको नहीं खोला गया है। तो ये चीज़ों को देखते हुए यूजीसी ने एक स्कीम निकाला था, भाई पढ़ाई कैसे हम रोकें, तो इस चीज़ों को आप अपनाएं। तो ऑथर ने इसी को लेकर के, और है ना जो ऑनलाइन एजुकेशन है लेकर के, जो गवर्नमेंट का बढ़ावा है, इसको लेकर के एक निगेटिव पॉइंट उसका जो अदर साइड रखा है, कि इसमें ऑथर ने कहा है कि बेसिकली इससे जो है लर्निंग कब जो वो खराब होगा, लर्निंग खराब होगी। गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है यहाँ पर, उसको है ऑथर ने कहा है कि वो जो इनरोलमेंट रेशियो है, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये क्या होता है बेसिकली, कि कितने लोग जो है वो हाई एजुकेशन ले रहे हैं। अगर हम हाई एजुकेशन का ग्रॉस इनरोलमेंट ले सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन का जीईआर निकलता है, तो हर लेवल ऑफ एजुकेशन का, सेकेंडरी लेवल एजुकेशन का जो है जीईआर गवर्नमेंट निकालती है और पब्लिश करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है बेसिकली किसी भी देश का पढ़ाई को देखने के लिए, उसका एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंटरनेशनल रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसको यूज करते हैं जीईआर को। तो जीईआर बेसिकली क्या है, कि कितने जो स्टूडेंट्स हैं, कितने जो लोग हैं वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उस एज ग्रुप के, जो कि हाई एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन में इनरोल्ड है, वो पढ़ रहे हैं, तो वो बताता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो ये जो इंडिया में बेसिकली गवर्नमेंट का टारगेट है कि भाई इसको 30% किया जाए 2021 तक, अभी जो है 25%, 26% अप्रॉक्स है। तो ये क्योंकि अभी लॉकडाउन फेज है, तो इसको और कैसे बढ़ाया जाए और कैसे इस टारगेट को अचीव किया जाए, तो ये इसीलिए यूजीसी का कहना है कि आप इसको स्वयं के थ्रू आप इसको स्टार्ट करें, इसको बढ़ावा दें। इसी पे ऑथर ने कहा कि ये बस है ना, जीआर को भले बढ़ावा दे देगा, बट एजुकेशन जो है, क्वालिटी एजुकेशन, वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसका क्या निगेटिव पॉइंट है, एक तो ये टॉप डाउन लर्निंग अप्रोच है बेसिकली। टीचर्स ने कहा, स्टूडेंट ने उसको कंज्यूम किया, वो इंटरेक्शन नहीं है। टीचर्स क्रिएट एंड स्टूडेंट्स कंज्यूम, तो ये इसमें है। इसमें और लेकिन जो
और इसमें नेगेटिव क्या है कि जो क्लासरूम में क्या होता है, क्लासरूम सिस्टम में क्या है कि भाई टीचर कुछ बोल रहे हैं, स्टूडेंट जो हैं, आप और हम जो है 50 स्टूडेंट 60 स्टूडेंट वहाँ बैठे हैं क्लास में, वो उसको काउंटरैक्ट करते हैं कि नहीं सर ऐसे क्या अगर ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, ये हमने पढ़ा है, ये क्या ये सही है। तो ये चीजें जो है यहाँ पे एम ई लर्निंग में ये चीज कर पाना मुश्किल है, ये चीज नहीं हो पा रहा है। तो यही ऑथर ने कहा कि ये यहाँ पर होना चाहिए, जो कि जो क्वालिटी एजुकेशन में होना चाहिए वो एमओ ऑनलाइन कोर्सेज में पॉसिबल नहीं है। फैसिलिटेट्स द बर्थ ऑफ स्टूडेंट्स आइडियाज, स्टूडेंट का आइडिया नहीं निकल के नहीं आ पा रहा है। एंड इंसाइट्स थ्रू इंगेजमेंट इन क्रिटिकल डायलॉग, तो क्रिटिकल डायलॉग क्या मतलब है कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो डायलॉग होता है कि सर हम ऐसे मैंने इस तरह से इस स्टेप के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, मैंने यहाँ पर इस किताब में ये पढ़ा है, इस किताब में तो ये कहा गया है, आप ये कह रहे हैं। तो ये चीजें जो है यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज में कर पाना मुश्किल है, जिसके कारण एजुकेशन जो लोगों स्टूडेंट का आइडिया है वो कहीं दब रहा है। तो उसके आगे कहा इन एजुकेशन द क्लासरूम एक्ट स्पेस वेयर स्किल्स सच एज डायलॉग, डिबेट, डिसएग्रीमेंट मतलब का टीचर से आप सहमत नहीं है, कहीं पर टीचर आपसे सहमत नहीं है, एंड फ्रेंडशिप जो आप देखते हैं दूसरे के बीच में। तो ये सारी चीजें जो है होती है क्लासरूम में, जो कि ई लर्निंग में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली क्लासरूम इज ए लेबोरेटरी फॉर हैंड्स ऑन टेस्टिंग ऑफ आइडियाज, ओपिनियन, इंटरप्रिटेशंस एंड काउंटर आर्गुमेंट्स। तो ये सारी चीजें जो है ओपिनियन देना स्टूडेंट को, आइडिया स्टूडेंट के भी दिमाग में आना भी उस समय, जो कि वो टीचर के साथ शेयर कर सकता है, उससे क्लियर कर सकता है, वो सारी चीजें ई लर्निंग में अवेलेबल नहीं है। डाइवर्स एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम भी यहाँ पर जो होता है कि आप डिफरेंट तरह के बच्चे आए हैं। उसके अलावा जो क्या एडवांटेज है क्लासरूम एजुकेशन का, कैंपस एजुकेशन का, ऑफर्स ए पोटेंशियल फॉर सॉलिडरिटी, सॉलिडरिटी इन द फेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एंजाइटी, स्टेज फियर। तो इसके लिए तो क्लासरूम का हो गया, साथ ही साथ जो है कैंपस में आप जैसे स्टेज पे आपको परफॉर्म करने कहा जाता है, बहुत बार आपका नंबर आता है, तो जो आपका फियर है स्टेज फियर वो निकल जाएगा आपके यहाँ से। डिबेट आप कर सकते हैं, सोशल एंजाइटी जो आपको लोगों से मिलने जुलने का डर लगता है, वो चीजें जो है आपको कैंपस में जाकर के आप है ना उस चीज को खत्म कर सकते हैं। एंड पेविंग द वे फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी एसोसिएशन जैसे कि हम जो जाते हैं तो हमें पता नहीं, हमें हम जानबूझ के किसी से दोस्ती नहीं करते हैं या एसोसिएशन नहीं बनाते हैं, अपने आप हम जुड़ जाते हैं। तो ये चीजें फायदा है कैंपस एजुकेशन का। दैट लाई आउटसाइड द रिल्म ऑफ फैमिली, इकोनॉमी एंड स्टेट। तो ये तो हमारा नॉर्मल है, फैमिली तो हम अपने आप जो है रहना हमें। तो कैंपस में जाकर के लोग जो है अलग अलग तरह से लोगों से मिलते हैं, ये सारा जो है एडवांटेज है कैंपस या क्लासरूम एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन का। या कह सकते हैं आप कैंपस मतलब कॉलेज, यहाँ हायर एजुकेशन की बात हो रही है तो कॉलेज एजुकेशन का। ऑल्सो डायल्यूट द नॉर्म्स ऑफ इवेल्युएशन, तो इवेल्युएशन का नॉर्म भी जो है उसको आप डायल्यूट कर रहे हैं, जो पहले आप अलग तरह से देखते थे उसको आप बस गुड लेक्चर्स को आप है ना गुड और बैड करके कितने लोगों ने कितना समय तक उसको पढ़ा है देखा है उस पे बेसिस पर आप उसको जज कर रहे हैं। तो ऑथर का यही कहना है कि ये जो अरेंजमेंट है ई लर्निंग ये ठीक है, बट इसको सिर्फ एज ए स्टॉप गेप तरह से यूज करना चाहिए। मतलब कि अभी लॉकडाउन है, हम क्लासरूम नहीं खोल सकते हैं, तो ठीक है इसको हमने यूज किया, बट नॉर्मल वे में इस चीज़ों को नहीं यूज करना चाहिए। जहाँ जहाँ तक हो सके हमें क्लासरूम एजुकेशन, कैंपस एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि ये ऑनलाइन लर्निंग को और एमओओसी को। तो ये तो इनका था, बाकी इसके एमओओसी क्या है, स्वयं क्या है, इसको हम देखते हैं डिटेल में। ये आपका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और या फिर आपको सब्जेक्ट में आंसर लिखना है अगर, तो वो स्कीम्स बताने में काम आएगा। तो जैसे कि इसका फुल फॉर्म है आपका मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो मासिव मतलब बहुत सारे कोर्सेज, ओपन मीन्स सभी के लिए खुला हुआ है, कोई भी देख सकता है, ऑनलाइन समझ सकते हैं आप, ऑनलाइन एजुकेशन जो है कोर्सेज। तो इसका यही फुल फॉर्म है, मतलब कि एक जो फ्री लर्निंग टूल, फ्री भी हो सकता है यहाँ पे, कभी कभी पेड भी हो सकता है। कुछ कोर्सेज बहुत बार होते हैं कि पेड होते हैं, कुछ कोर्सेज अनपेड होते हैं। तो ये जो बहुत सारे कोर्सेज का एक संग्रहालय है, संग्रह है, ऑनलाइन सर्वर है, जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज जो है रखे गए हैं, जो ऑनलाइन है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, डिपेंडिंग वो पेड है अनपेड उस पर डिपेंड करता है, ओपन है सबके लिए। तो वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्पर्स मतलब सिर्फ जो नहीं, इंडिया में अब बहुत सारे देशों में ऑल ओवर द ग्लोब जो है ये चीज चलती है। यूएसए में आप देख ले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है लेक्चर देती हैं, जिसको आप भी यहाँ पर बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। शायद वो जैसे मैंने कहा कुछ मेंबरशिप भी हो सकती है या फिर बिना मेंबरशिप के भी हो सकता है।
तो ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं इंडिया के लिए है। तो वर्चुअल एजुकेशन जो है, एजुकेशन आपको दिया जाता है फ्रॉम एनी कॉर्नर। बहुत बार हम देखते हैं, अगर आप गूगल करें, यूट्यूब पे देखें, तो बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं आपको, अगर आप हो सकता है इंडिया के टीचर नहीं हो, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के टीचर आपको पढ़ा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको, हम कहते हैं इसको MOOC। इसका एडवांटेज क्या है भाई? डेमोक्रेटाइजिंग डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन, डेमोक्रेसी ला रहा है एजुकेशन में, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट एक्सेस ऑफ रिपोजिटरी ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज, तो एक रिपोजिटरी है, बहुत सारे कोर्सेज एक जगह पर है। आप जो है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, अच्छे अच्छे कोर्सेज एक जगह पर रखे गए हैं। इसको लेकिन क्या क्या है भाई? मोटिवेशन टू कंप्लीट द कोर्स। बहुत बार जो है कोर्स कंप्लीट नहीं करते लोग, कुछ कोर्स करते छोड़ देते हैं। डाउट क्लियरिंग बहुत बार नहीं होता है, जैसे हमने देखा अभी जो ऑथर कर रहे थे कि जो आइडिया, काउंटर आइडिया, जो डायलॉग है वो नहीं हो पाता है। लैक ऑफ इंटरेक्टिविटी, इंटरेक्शन नहीं है। डिजिटल कनेक्टिविटी, बहुत सारे इंडिया में ही बहुत जगह पे डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, स्पीड अच्छा नहीं है, नेटवर्क कवरेज अच्छा नहीं है। तो ये लोग जो है उस चीज़ से को पा नहीं पाते हैं, उन चीज़ों को उनको एक्सेस करना मुश्किल है। अब आते हैं स्वयं क्या है भाई? स्वयं जो है बेसिकली ये ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन कोर्सेज है। MOOC के बेसिस पर इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया है, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये इसका फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट स्वयं किया गया है, ठीक। ये फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफरेंट जो AICTE का भी कुछ कुछ कॉलेज कोर्सेज देखती है, NPTEL कोर्सेज है, आपको मेडिकल का कोर्सेज है, इंजीनियरिंग का कोर्सेज है, लाइब्रेरी, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे दिया गया है, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स। इसमें बेसिकली 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना कोर्सेज होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम होता है, तो उनके कोर्सेज दिए गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अलग अलग स्ट्रीम होता है, तो उसके कोर्सेज दिए गए हैं। कॉमर्स, जनरल, लाइब्रेरी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है इसमें रखी गई हैं। आप भी जाके इस पे गॉड स्वयं .gov.in पे जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, फ्री है। इसका एडवांटेज क्या है? जैसे हमने कहा ऑनलाइन एजुकेशन का एडवांटेज है एक्सेस है, सबको मिल रहा है, इक्विटी सभी के लिए बराबर है, और क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि इसमें IIT के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे जो NIT जो उनके प्रोफेसर पढ़ाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं वो सारे पढ़ाते हैं। ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड जो स्टूडेंट के बीच में वो रुकता है, आपको इंटरनेट आपके पास है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, इसकी रिलेटेड एक स्वयं प्रभा भी है, इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी बताया अलग से। स्वयं प्रभा बेसिकली क्या है? 32 DTH चैनल का एक ग्रुप है, जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बहुत पहले। इसको GSAT सैटेलाइट के थ्रू जो है टीवी पे देती है। अभी भी लॉकडाउन के फेज के समय में इसको गवर्नमेंट ने काफी प्रमोट किया था। तो फ्रेंड्स, अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो है आपका नेपाल्स लोअर हाउस टू वोट ऑन न्यू मैप। तो ये बहुत दिन से चल रहा है अभी, नेपाल और इंडिया का बाउंड्री डिस्प्यूट, जो कल पानी एरिया से शुरू हुआ, और इसमें और भी कुछ एरिया हैं। बेसिकली ये अपडेटेड मैप को इन्होंने अप्रूव करना चाह रहे हैं, नेपाल गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके। तो इसमें जो बेसिकली जो डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया के साथ, वो है आपका कल्पानी, लिम्पी याधुरा एंड लिपुलेख इन पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी का। इसमें ये सारे जगह पड़ते हैं, जिसको कि चाइना, नेपाल जो अपना क्लेम कर रहा है और इंडिया जो है अपना क्लेम कर रहा है। तो इसको लेकर के ना काफ़ी रिलेशन भी रिस्ट्रेन रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं डिटेल में। बेसिकली जो है ये न्यूज आर्टिकल में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, तो इसको हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बेसिकली जो नया पॉलिटिकल मैप है, इसमें जो रीजन हमने जैसे देखा कल्पानी, लिम्पिदुरा, लिपुलेख, और एक और जो है आपका सुस्ता रीजन, जो कि बिहार में पड़ता है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिम चंपारण में। जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो गांधी जी की कर्मभूमि रही है काफ़ी, तो ये सारे रीजन जो है बेसिकली डिस्प्यूटेड है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो अभी क्या ये इशू हुआ है? बेसिकली अभी जो हुआ क्या कि अभी डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली जो है मानसरोवर के लिए एक नया रूट खोला था, मोटोरेबल जिस पे गाड़ी जा सकती है, वैसा लिंक खोला था इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ये जो रास्ता है, ये लिपुलेख पास के थ्रू जाता है, जिसको कि नेपाल अपना क्लेम कर रहा है, अपनी टेरिटरी क्लेम कर रहा है। उसके साथ ही साथ जो इंडिया ने जो मैप पब्लिश किया, उसमें कल्पानी रीजन को, जो अभी इंडिया ने 2019 नवंबर में जब लद्दाख और जो
जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो एक नया मैप लेके आई इंडियन गवर्नमेंट, उसमें कल्पानी रीजन को अपना पार्ट बताया गया है। तो इसको लेकर के फिर इंडिया का नेपाल का प्रोटेस्ट है, इसको लेकर के भी है, और अभी जो रिसेंटली ये कैलाश मानसरोवर का जो नया रूट है इसको लेकर के है। तो ये रीजन बेसिकली क्या है, कल्पानी रीजन जो है बेसिकली ये सारा जो है काली रिवर के ऊपर में है। तो इंडिया नेपाल का सुगौली ट्रीटी थी 1816 की, जो कि एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद ब्रिटिश इंडिया और नेपाल ने साइन किया था उस समय में। उस समय जो बॉर्डर था वो डिमार्केट किया गया था कि ये बॉर्डर होगा इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इसमें जो कल्पानी जो वैली है बेसिकली ये इंडिया के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। ये पिथौरगढ़ उड़ीसा उत्तराखंड में पड़ता है आपका। तो ये जो है आपका ट्रीटी ऑफ सुगौली में क्या हुआ था कि भाई काली रिवर जो है इसका जो ईस्टर्न साइड है वो बेसिकली लोकेटेड नेपाल, काली रिवर नेपाल वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया। तो ये बेसिकली इसका ईस्टर्न साइड इंडिया को दिया गया, एक साइड जो है वेस्ट, एक मतलब कि ये बाउंड्री बनाई गई काली रिवर को इंडिया और नेपाल के बीच में वेस्टर्न पार्ट के लिए। ईस्टर्न पार्ट के लिए जो है गंडक रिवर है, उसको हम देखेंगे नीचे में। डिस्क्रिपेंसी जो भी आ रही है कि भाई कल्पानी रीजन उनका है हमारा है, तो ये बेसिकली सोर्स को लेके आ रहा है कि काली रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि काली रिवर जो है उसी का जो सोर्स है वही जो है बाउंड्री तय करता है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इंडिया बोल रहा है कि इसका सोर्स अलग जगह है, नेपाल जो उसका सोर्स अलग जगह बता रहा है, जिसके कारण ये कल्पानी रीजन और इसके साथ जो रिलेटेड जो वो पासेज हैं, लिपुलेख पास और जो आपका है ये पास जो है डिस्प्यूटेड हो रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी दिनों से। यह नया बात नहीं है, पहले से भी है। और सुस्ता रीजन जो हमने देखा जो बिहार में पड़ता है आपका वेस्टर्न पार्ट में, बेसिकली जो गंडक रिवर है, जैसे मैंने कहा वेस्टर्न साइड में काली रिवर है काली रिवर है आपका ना बाउंड्री इंडिया नेपाल के बीच में। ईस्टर्न साइड में जो बाउंड्री है वो गंडक रिवर तय करता है। ये भी टीटी और सुगौली के थ्रू ही हुआ था। तो गंडक रिवर क्या है, जैसे कि हम जानते हैं ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो रिवर जो है अपना कोर्स जो है वो चेंज करते रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कभी है ना वहाँ सेटलमेंट हो गया, कभी बाढ़ आ गई बेसिकली, तो उसके कारण जो है वो रिवर जो अपना कोर्स बहुत बार चेंज कर देती है। तो इस कोर्स के चेंज होने के कारण क्या हुआ भाई, जो एरिया पहले नेपाल तरफ पड़ता था सुस्ता रीजन, वो एरिया अब जो है इंडिया के साइड में आने लग गया। तो इस कारण से ये डिस्प्यूटेड है कि नेपाल बोलती नहीं वो अभी भी हमारा है। तो टीटी ऑफ सुगौली ने कहा था कि गंडक रीजन जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री होगी इंडिया नेपाल के बीच में। गंडक रिवर जो है बेसिकली नारायणी रिवर कहा जाता है इसको नेपाल में, और ये गंगा को ज्वाइन करती है पटना में, इंडिया गंगा को की ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है। तो जैसे मैंने कहा कि और ये जो मैप है आपका ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका उत्तराखंड हो गया यूके, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये कल्पानी जो ट्राई जंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, चाइना नेपाल और इंडिया का ट्राई जंक्शन पे ये लोकेट करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, पॉइंट के लिए भी, और आपका नेपाल के लिए भी और चाइना के लिए भी। तो इसीलिए काफ़ी इस पर चल रहा है डिस्कशन। और ये जो आपका सुस्ता रिवर रीजन है, तो ये जो गंडक रिवर है पहले जो है यहाँ से शायद है ना उसका कोर्स था, अलग कोर्स था, तब ये सुस्ता रीजन इनके आता था आपका नेपाल में। ये रिवर का कोर्स जो है वो चेंज होने के कारण नारायणी रिवर गंडक रिवर ही है, जिसको नेपाल में नारायणी कहा जाता है। तो ये सुस्ता रीजन जो है इंडियन साइड में आ गया वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, जिसको कि नेपाल बोलता है कि नहीं हमारा रीजन है। तो ये बेसिकली डिस्प्यूट है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पेपर 3 के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेपाल और इंडिया का जो मेन जो ट्रीटी है, मेन जो फ्रेंडशिप है, वो दो पार्ट पे डिपेंड करता है। एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, एक ट्रीटी ऑफ सुगौली जो हुआ था 1816 में, जिसमें बाउंड्री हमारा रखा गया था। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद भी अभी भी जो ये बाउंड्री डिस्प्यूट है ये काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन अभी इंडिया और नेपाल ने इसको अभी तक ना सॉल्व नहीं किया है। तो अभी जो स्टेप्स है इसको इंडिया मांग रहा है कि ये नेपाल का टिल्ट है चाइना की तरफ में, कि आप जो है नेपाल जो धीरे धीरे चाइना की तरफ टिल्ट कर रहा है, जिसके कारण ये जो इश्यूज हैं वो उभर के आ रहे हैं, और वो जो नेपाल उसको अपना बाउंड्री मान रहा है, अपना जो मैप चेंज कर रहा है। तो ये इंडिया का पर्सपेक्टिव है, इंडियन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर आपको सजेशन देने को आए कि यही है आपका बॉर्डर डिस्प्यूट का, जब भी सजेशन देने के लिए आए तो आपको एक ये चीज़ लिखना है कि भाई थ्रू डायलॉग और थ्रू रेगुलर परसुएशंस इसको सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो नेपाल के साथ हो। और नेपाल का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है कि वो एक बफर स्टेट रहा है, आपका बफर स्टेट रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। तो इसको देखते हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशन हमेशा अच्छे रहें, जैसे कि भूटान के साथ है, तो वैसा अच्छा रिलेशन रहे, ताकि जो है चाइना का एग्रेशन जो है नेपाल की तरफ कम हो सके। इसलिए इंडिया ने काफ़ी नेपाल को काफ़ी हेल्प भी किया है बहुत सारे स्टेजेस में। ओपन बॉर्डर है हमारा, वहाँ पे काफ़ी टैक्सेस कम है, सारी चीज़ें हैं।
तो ये सारी चीज़ें देखते हुए नेपाल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो आपको जब आंसर लिखने आए तो आपको एक नेपाल का इंपॉर्टेंस दिखाना है इंडिया के लिए कि क्या इंपॉर्टेंस है नेपाल का इंडिया के लिए, और नेपाल के लिए भी इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है कहीं भी कभी भी हो तो उसको हमको डायलॉग के थ्रू, एक रेगुलर डायलॉग, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे डायलॉग हो या मिनिस्ट्री लेवल पे डायलॉग हो, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे डायलॉग हो, उसको हमें रेगुलर करते रहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इंटरनेशनल ट्रीटी जो भी हुई है इंडिया नेपाल या दूसरे देशों के बीच में, उसको आपको कोट करना होगा उस आंसर्स में। तो फ्रेंड्स ये है आपका अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं हम लोग, मूव करते हैं। ये है आपका रिवेन्यू सर्च 0.82 बिलियन डॉलर इन अ वीक एक्सीड्स 500 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बेसिकली जो रिजर्व है आपका, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो आरबीआई मेंटेन करती है, उसके बारे में कहा गया है कि पहली बार इंडिया ने 500 बिलियन डॉलर का रिजर्व जो है वो अचीव किया है, उसको पार किया है। तो ये इसी के बारे में बताया गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। तो मेनली ड्यू टू राइज इन फॉरेन करेंसी एसेट्स, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है हम इसको जस्ट नीचे देखेंगे अभी। तो ये जो रिजर्व बढ़ा है बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा कंपोनेंट, बड़ा कंपोनेंट जो है वो फॉरेन करेंसी का जो अमाउंट है हमारे पास था वो काफ़ी बड़ा है। 8.4 बिलियन डॉलर से ये बढ़ गया है हमारा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है सिर्फ फॉरेन करेंसी नहीं होता है, उसमें गोल्ड भी आता है, एसडीआर भी आता है, उसको हम नीचे देखेंगे। गेन्स फ्रॉम बोथ करेंसी रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन जो डॉलर का जो डिवैल्यूएशन हुआ, डिप्रिसिएट किया है, उससे हमें फायदा हुआ है। एंड डॉलर मॉप अप थ्रू इंटरवेंशन बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो है जैसे आरबीआई जो हमारे केस में, वो बहुत बार जो मार्केट्स में आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा तो मार्केट से पैसा डॉलर उठाती है, डॉलर बेचती है रुपया को, रुपये का एक्सचेंज रेट जो है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो इसी को हम कहते हैं डॉलर मॉपअप। डॉलर बहुत बार खरीदती है आरबीआई रुपये के लिए, रुपये का जो एक्सचेंज रेट है उसको बराबर करने के लिए। तो इसका क्या फायदा है इसको हम डिटेल देखते हैं। यहाँ आर्टिकल में आपको उतना कुछ नहीं बताया गया है। तो फॉरेन रिजर्व क्या होता है बेसिकली, जो हमारा जो एसेट्स है जो दैट इज हेल्ड बाय नेशनल सेंट्रल बैंक। यहाँ पे सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है। तो आरबीआई जो है ये इसको मेंटेन करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, इसी को हम कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। ये इसमें क्या क्या होता है भाई, एक तो फॉरेन करेंसी का एसेट होता है। फॉरेन करेंसी एसेट नोट भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी का डॉलर का नोट जो है वो भी हो सकता है। दूसरे देशों का ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, जो गवर्नमेंट जो है निकालती है दूसरे हर देश में। तो दूसरे देश का से यूएस का हमने ट्रेजरी बिल खरीद लिया आरबीआई ने, यूके का खरीद लिया, यूरोप का खरीद लिया। फॉरेन बैंक डिपॉजिट आरबीआई का जो, या फिर इंडियन नेशनल्स का जो बाहर के बैंकों में डिपॉजिट है। एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो बाहर के देशों की सिक्योरिटी जो आरबीआई रख रखी है। तो ये सारा कुछ को हम जोड़ते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स में। ये एक कंपोनेंट है, एक मेजर कंपोनेंट। उसके अलावा जो है आपका गोल्ड का रिजर्व, एसडीआर होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि आईएमएफ में का एक करेंसी है बेसिकली। इसमें 5 करेंसीज आते हैं, बेसिक 5 करेंसीज हैं। इसमें यूएस डॉलर है आपका, येन है आपका, चाइना का करेंसी है, यूरो है आपका, ये सारी करेंसी इसमें है। और रिजर्व ट्रांच इन आईएमएफ, ये सारा मिल करके फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन रिजर्व कहलाता है टोटल। ठीक है। रिजर्व ट्रांच क्या होता है, रिजर्व ट्रांच बेसिकली जो है कोटा जो है आईएमएफ का, अपने अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आप पढ़ेंगे जब, आईएमएफ ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो उसमें आपको आईएमएफ में जो है हर देश का एक कोटा होता है। तो उतना कोटा का जो करेंसी है, जैसे इंडिया का कोटा कुछ अराउंड 8% है, तो ये कोटा जो है रिवाइज भी होता है। तो इतने कोटे का करेंसी जो है हर मेंबर को अपने कोटे के हिसाब से जो है करेंसी जो है आईएमएफ को देना पड़ता है। ये कुछ नहीं है, बस आपका जो पैसा आप वहां पे रख रहे हैं, ये पैसा जो एक इमरजेंसी अकाउंट की तरह है, जिसको कि देश जो है इंडिया मान लीजिए है इस केस में, तो इंडिया उसको कभी भी इमरजेंसी केस में यूज कर सकता है एट एनी टाइम विदाउट एग्रीइंग टू कंडीशन ऑफ पेइंग ए सर्विस फी। तो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी सर्विस फी दिए हुए आईएमएफ को इस पैसे को जो है जो इंडिया यूज कर सकता है, लेकिन बाद में फिर से इसको इतना पैसा, कोटा का पैसा जो है इसको वापस वहां पे जमा करना होगा। ये कोटे के हिसाब से होता है, जिसका जितना ज्यादा कोटा उतना ज्यादा पैसा उसको जमा करना है आईएमएफ में। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्यों रखते हैं बैंक, रिजर्व बैंक क्यों रखता है? तो ये बेसिकली इंश्योरेंस की तरह काम आता है कि भाई रुपया का अगर जो एक्सचेंज रेट रुपया काफी गिर रहा है या फिर चेंज हो रहा है,
उसको जो आरबीआई है वो उसको डॉलर के हिसाब से डॉलर को बेच करके खरीद करके उसको ठीक कर सकती है। इन प्रोसेस ऑफ सपोर्टिंग वीकनिंग रूपी आरबीआई नीड्स टू बाय डॉलर। तो अगर रुपया गिर रहा है बहुत ज़्यादा, वैल्यूएशन गिर रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर मार्केट से खरीदेगी। ये डॉलर जो है इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ जाएगा, डॉलर खरीदेगी, जिसके कारण क्या होगा जो भाई रुपये का वैल्यू जो है वो आपका और ठीक होगा, और जो रुपया गिर रहा है उसको ठीक हो जाएगा। टू मेंटेन लिक्विडिटी इन केस ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इकोनॉमिक क्राइसिस अगर है, जैसे कि 2018 में क्राइसिस आया था, अभी भी जो क्राइसिस है, इस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आते हैं, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, वो देश देखते हैं कि उस देश की करेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, करेंसी कितनी मजबूत है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, तो वो अपना पैसा को सिक्योर करने के लिए ये सब चीज़ें देखते हैं। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा है किसी देश के पास, तो वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ कंट्री इकोनॉमी जो अच्छी है। टू इंश्योर दैट द कंट्री मीट्स इट फॉरेन ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज, अभी जो इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यहाँ पे आप न्यूज में देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि 14 महीने के लिए, हाँ, टू मीट एन इम्पोर्ट्स कवर ऑफ 14 मंथ्स। तो ये बेसिकली क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इसके लिए भी काम आता है कि देखा जाता है कि 14 महीने तक जो है आरबीआई है इम्पोर्ट का खर्चा उठा सकता है, देश जो उठा सकता है। तो ये कंट्री की इकोनॉमी जो है इसको उसका अच्छा रूप दिखाता है बाहर में, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के लिए का एक कह सकते हैं आप पैरामीटर है। कंट्रीज विथ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज फॉरेक्स रिजर्व टू कीप द वैल्यू ऑफ द करेंसी लोअर देन यूएस डॉलर। तो फॉरेन अपने जो करेंसी जो है उसको आप अपने हिसाब से बहुत सारे देश जो चेंज करते हैं, तो वो उनको जरूरी है कि वो उनके पास फॉरेन रिजर्व हो, ताकि वो उसको बेच करके खरीद करके अपने करेंसी का जो वैल्यू है वो अपने हिसाब से रख सके। तो फ्रेंड्स, ये आपका आज का हिंदी एडिटोरियल और जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है। और अगर आपको कुछ और डाउट हो या कोई और न्यूज़ के बारे में जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आपका इंग्लिश वीडियो या हिंदी वीडियो में चाहिए वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आप कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ डाउट है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो नया पोस्ट करूंगा आपको एक नोटिफिकेशन चल जाएगा और आप उसको तुरंत देख सकेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।